नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब और उसके लेखक की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने लाखों लोगों पर, आप कह सकते हैं, गहरा असर डाला है। हाँ, विक्टरी फ्रैंकल और उनकी वो मशहूर किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग। बिल्कुल। कालजयी रचना है ये। सही में ये वो किताब है जो पूछती है और शायद जवाब भी देती है कि क्या भयानक पीड़ा, मतलब अकल्पनीय मुश्किलों के बीच भी जीवन का कोई अर्थ हो सकता है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी किताब के मूल विचारों को सामने रखती है। बिल्कुल। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम फ्रैंकल के उन अनुभवों और उनके दर्शन से निकले जो सबसे जरूरी सबक हैं उन्हें समझें। हाँ, ये सिर्फ आप कह सकते हैं इतिहास की बात नहीं है, बल्कि ये देखना है कि वो सबक आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी अपनी चुनौतियों में, उद्देश्य और एक तरह की मानसिक मजबूती, जिसे हम लचीलापन कहते हैं। हाँ, लचीलापन, रेजिलियंस, उसे पाने में कैसे मदद कर सकते हैं। और शुरुआत करने के लिए फ्रैंकल का वो वाक्य है ना जो हमेशा दिमाग में गूंजता है, कौन सा? जिसके पास जीने का क्यों होता है वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा है। चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। जरूर। पर इस क्यों की गहराई समझने से पहले मुझे लगता है विक्टर फ्रैंकल को थोड़ा जान लेना अहम है। हाँ, कौन थे वो? वो वियना, ऑस्ट्रिया के एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक थे। उनका जीवन ही अपने आप में असाधारण उतार चढ़ाव से भरा था। खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो घटा, उसने उनके जीवन और उनके काम को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, उनका वो नाजी यातना शिविरों का अनुभव, सच कहूं तो पढ़ते या सुनते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। ऑश्विट्स, डाकाओ, ऐसे कई कुख्यात शिविरों में उन्होंने कैद काटी। बहुत कठिन समय था वो। और इस दौरान सिर्फ उनके आजादी ही नहीं छिनी, बल्कि उनके माता-पिता, उनकी गर्भवती पत्नी टिली और उनके भाई, सब कुछ। उनकी पहचान मिटाने की कोशिश हुई, उनका सम्मान रौंदा गया, यहाँ तक कि उनकी एक पूरी किताब की पांडुलिपि जिस पर वो काम कर रहे थे, हाँ, वो भी छीन ली गई थी। वो भी छीन ली गई। मतलब सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा था। और यहीं उसी चरम निराशा और बर्बादी के बीच फ्रैंकल ने इंसान की, आप कहें तो, अदम्य भावना का एक अनूठा पहलू देखा। उन्होंने महसूस किया कि बाहरी ताकतें आपसे सब कुछ छीन सकती हैं, आपका घर, आपका काम, आपके प्रियजन, आपकी सेहत, आपकी आजादी, सब कुछ। लेकिन एक चीज है जो वो कभी नहीं छीन सकती, और वो है आपकी आंतरिक स्वतंत्रता। मतलब किसी भी परिस्थिति में आप कैसा रवैया अपनाएंगे, आप उस स्थिति को क्या मायने देंगे, ये चुनने की आजादी। अच्छा, इसे वो अंतिम मानवीय स्वतंत्रता कहते थे। द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स। ये कोई छीन नहीं सकता। इसी सोच से उनका वो कथन जुड़ा है ना, जिसके पास जीने का क्यों होता है वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। हाँ, बिल्कुल। आपने कहा कि उन्होंने ये शिविरों में देखा, क्या आप इसे थोड़ा और खोलकर बता सकते हैं, ये क्यों, कैसे काम करता था उन हालात में? देखिए, फ्रैंकल ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज नोट की। उन्होंने देखा कि कई बार शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत और सेहतमंद दिखने वाले कैदी वो जल्दी टूट जाते थे। अच्छा। हाँ, जबकि कुछ दुबले पतले कमजोर दिखने वाले लोग ज्यादा लंबे समय तक टिक पाते थे। इसका राज शारीरिक ताकत में नहीं था, तो किस में था? वो था मानसिक और कह सकते हैं आत्मिक दृढ़ता में। जिन लोगों ने जीने की इच्छा, कोई मकसद, कोई क्यों खो दिया था, वो अक्सर जल्दी ही हार मान लेते थे, बीमार पड़ते थे और मर जाते थे। और जिनके पास ये क्यों था, उनके लिए ये क्यों क्या होता था? क्या ये कोई बहुत बड़ा दार्शनिक विचार होता था या? जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। फ्रैंकल बताते हैं कि ये क्यों बहुत व्यक्तिगत और अलग अलग हो सकता था। जैसे किसी के लिए ये अपने किसी प्रियजन से, बच्चे से या जीवन साथी से दोबारा मिलने की एक तीव्र आस हो सकती थी। किसी के लिए ये कोई अधूरा काम, कोई किताब लिखना, कोई शोध पूरा करना या कोई हुनर जिससे वो दुनिया को देना चाहते थे, वो मकसद हो सकता था। किसी के लिए भविष्य में अपने अनुभवों की गवाही देने का संकल्प भी एक शक्तिशाली क्यों बन गया। मतलब? महत्वपूर्ण ये नहीं था कि वो क्यों कितना बड़ा या छोटा है। अच्छा। महत्वपूर्ण ये था कि वो मौजूद था। वो था ये भविष्य की ओर देखने की क्षमता, एक लक्ष्य का होना, वो वर्तमान के असहनीय दुख को किसी तरह सहने लायक बना देता था। हाँ, ये एक आंतरिक लंगर की तरह काम करता था जब बाहरी दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। स्रोत सामग्री में भी एक घटना का जिक्र है जो इस बात को और पुख्ता करती है। फ्रैंकल ने देखा कि कैसे कुछ कैदियों ने उम्मीद छोड़ दी और सचमुच हार मान ली, बिल्कुल। जबकि दूसरे जिन्होंने भविष्य में कोई उद्देश्य देखा, चाहे वो परिवार से मिलने की उम्मीद हो या किसी अधूरे काम को पूरा करने का सपना,
वो जीवित रहे। हाँ, ये उद्देश्य की मनोवैज्ञानिक और शायद शारीरिक शक्ति को भी दिखाता है ना? बिल्कुल। फ्रैंकल एक बहुत ही मार्मिक और चौंकाने वाले वाक़े का वर्णन करते हैं। एक साथी कैदी ने, जो पहले काफी हिम्मती था, फ्रैंकल को बताया कि उसने एक सपना देखा है, ऐसा सपना जिसमें उसे बताया गया कि युद्ध एक निश्चित तारीख को खत्म हो जाएगा और वो आजाद हो जाएगा। वो उस तारीख का बेसब्री से इंतजार करने लगा। उम्मीद जग गई होगी। बहुत ज्यादा। जैसे जैसे वो तारीख नजदीक आई, उसकी उम्मीदें और उत्सुकता बढ़ती गई। लेकिन जब वो तारीख आई और गुजर गई और आजादी की कोई खबर नहीं आई, ओह। तो उस व्यक्ति की हिम्मत पूरी तरह टूट गई। उसकी जीने की इच्छा जैसे बुझ गई। और फिर अगले ही दिन वो तेजी से बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। ये सुनना ही कितना भयानक है। तो फ्रैंकल का मानना था कि उम्मीद के इस तरह टूटने का सीधा असर शरीर के प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। हाँ बिल्कुल, जब मन जीने का कारण खो देता है तो शरीर भी जैसे लड़ना छोड़ देता है। मन और शरीर का ये जुड़ाव कितना गहरा और शक्तिशाली है। हाँ, ये तो आजकल की जो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की बातें हैं उनसे कितना मिलता है। बिल्कुल, ये निराशा और उम्मीद के शारीरिक प्रभावों का एक अत्यंत शक्तिशाली उदाहरण है। लेकिन फ्रैंकल ने सिर्फ निराशा के प्रभाव को ही नहीं देखा, उन्होंने सकारात्मक अनुभवों की शक्ति को भी पहचाना, चाहे वो कितने ही क्षणिक क्यों ना हो। अच्छा। हाँ, उन्होंने खुद के अनुभव साझा किए हैं, जैसे कड़ाके की ठंड में थकावट और भूख से बेहाल होकर काम पर जाते हुए वो अपनी पत्नी टिल्ली की छवि को अपने मन में लाते थे। वो मनी मन उससे बातें करते, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों को याद करते। स्रोत में भी इस पल का जिक्र है। फ्रैंकलिन लिखते हैं कि उस प्रेम और विचार के क्षण में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पत्नी उनके लिए पहले से कहीं ज्यादा उपस्थित थी। हाँ, भले ही वो शारीरिक रूप से मीलों दूर थी और उन्हें पता भी नहीं था कि वो जिंदा है भी या नहीं। सही बात है। ये अनुभव उन्हें इस गहरे एहसास तक ले गया कि प्रेम इंसान के शारीरिक अस्तित्व से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। ये आत्मा का जुड़ाव है जो बाहरी परिस्थितियों से परे है। सही कहा। और इसी तरह के अनुभवों से उन्हें एक और क्रांतिकारी, कह सकते हैं, अंतर्दृष्टि मिली कि पीड़ा या दुख, सफरिंग, अपने आप में अर्थहीन नहीं होना चाहिए। अच्छा, कैसे? उनका एक और प्रसिद्ध कथन है, जब दुख को अर्थ मिल जाता है तो वह दुख नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं कि दुख खत्म हो जाता है या वो सुखद बन जाता है, नहीं। तो फिर? बल्कि इसका मतलब है कि अगर हम अपनी पीड़ा को सहने का कोई कारण ढूंढ लेते हैं, उसे किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ लेते हैं, जैसे उससे कुछ सीखना, ज्यादा मजबूत बनना, दूसरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होना, या भविष्य में दूसरों की मदद करने के लिए उस अनुभव का इस्तेमाल करना, हाँ, तो वो पीड़ा हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमें गढ़ सकती है। वो हमें एक गहरा अर्थ दे सकती है। ये विचार बहुत शक्तिशाली है, दुख को अर्थ देना। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है। पूछिए। फ्रैंकल ने ये सबक जीवन और मृत्यु के बीच झूलते हुए सबसे चरम अमानवीय परिस्थितियों में सीखे। हाँ बिल्कुल। आज की हमारी सामान्य जिंदगी अपनी तमाम परेशानियों और तनावों के बावजूद उन यातना शिविरों की भयावहता के पास भी नहीं फटकती। सही बात है। तो क्या उनके ये सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी लागू होते हैं? कैसे? ये बहुत ही वाजिब और महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल लागू होते हैं। फ्रैंकल का दर्शन सिर्फ चरम संकटों के लिए नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है, हर दिन के लिए। तो पहला सबक क्या ले सकते हैं हम? पहला व्यवहारिक सबक जो हम ले सकते हैं वो है अपने संघर्षों में, अपनी चुनौतियों में अर्थ तलाशने की कोशिश करना। जैसे? मान लीजिए किसी की नौकरी चली जाती है। ये यकीनन एक मुश्किल और दर्दनाक अनुभव है, लेकिन फ्रैंकल के नजरिए से देखें तो क्या इसमें कोई अवसर छिपा हो सकता है? अवसर? नौकरी जाने में? हाँ, क्या ये नई दिशा तलाशने, कोई दबा हुआ जुनून पूरा करने या अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से सोचने का मौका हो सकता है? मतलब दृष्टिकोण बदलने से अनुभव बदल सकता है। मतलब नकारात्मक घटनाओं को सिर्फ नकारात्मक मानकर रुक न जाना, बल्कि उनमें किसी संभावना, किसी सीख या विकास के अवसर को ढूंढने की कोशिश करना। हाँ, या कम से कम उन्हें एक शिक्षक के रूप में देखना। दूसरा सबक है कृतज्ञता का अभ्यास। ग्रैटिट्यूड। हाँ, खासकर मुश्किल समय में। फ्रैंकल ने शिविरों की विभत्सता के बीच भी प्रकृति के छोटे छोटे नजारों में, जैसे बवेरियन पहाड़ियों पर सूर्यास्त की सुंदरता या किसी साथी कैडी की अनपेक्षित दयालुता में अर्थ और सुकून के पल ढूंढ लिए थे।
जब हम मुश्किल हालात में भी उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास हैं, जिनके लिए हम आभारी हो सकते हैं, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, तो हमारा पूरा मानसिक परिदृश्य बदल सकता है। दुख तब हमारा दुश्मन कम और एक मार्गदर्शक ज्यादा बन जाता है। जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, जीने का वो उद्देश्य क्या है जो हमें सुबह बिस्तर से उठने की प्रेरणा देता है? सही। वो क्या चीज है जो हमारे जीवन को दिशा और सार्थकता देती है? बिल्कुल। ये क्यों हर किसी के लिए अलग होगा। किसी के लिए ये परिवार और रिश्ते हो सकते हैं, किसी के लिए अपना काम या करियर, हाँ, किसी के लिए कोई रचनात्मक खोज, कला, संगीत, लेखन, किसी के लिए समाज सेवा, दूसरों की मदद करना या किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीना। महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने क्यों के प्रति सचेत हों। जब हम अपने जीवन के इस केंद्रीय उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तो रोजमर्रा की मुश्किलें और बाधाएं उतनी भारी नहीं लगती। सही। ये क्यों हमें एक कंपास की तरह दिशा दिखाता है, हमारे निर्णयों को स्पष्टता देता है और हमें विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहने का बल देता है। ये जीवन में बिखराव की जगह एक सूत्रता लाता है। की थी, है ना? लोगोथेरेपी। हाँ, लोगोथेरेपी। क्या आप इस पे थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? क्या है ये? हाँ, लोगोथेरेपी। देखिए, लोगोस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है अर्थ यानी मीनिंग। अच्छा। तो लोगोथेरेपी का शाब्दिक अर्थ हुआ अर्थ के माध्यम से चिकित्सा। ये फ्रायड के मनोविश्लेषण जो सुख की इच्छा पर केंद्रित था, हाँ, प्लेजर प्रिंसिपल, और एडलर के व्यक्तिगत मनोविज्ञान जो शक्ति की इच्छा पर केंद्रित था, हाँ, उनसे अलग है। फ्रैंकल का मानना था कि मनुष्य की सबसे बुनियादी और गहरी प्रेरणा जीवन में अर्थ खोजना है। जब ये अर्थ नहीं मिलता तो एक तरह का अस्तित्वगत खालीपन, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम पैदा होता है, जो कई तरह की मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। तो लोगोथेरेपी करती क्या है? ये अर्थ खोजने में कैसे मदद करती है? लोगोथेरेपी सिर्फ ये नहीं कहती कि अर्थ खोजना जरूरी है, बल्कि ये कुछ रास्ते भी सुझाती है। ये मानती है कि जीवन 3 मुख्य तरीकों से अर्थपूर्ण बन सकता है। कौन से 3 तरीके? पहला, कुछ रचकर या कोई काम करके, वर्क और डीड्स। दूसरा, किसी चीज का अनुभव करके या किसी से प्रेम करके, एक्सपीरियंसिंग समथिंग और लविंग समवन। ठीक है। और तीसरा, जो सबसे अनूठा है, वो है उस दुख के प्रति अपना रवैया बदलकर जो अनिवार्य है, जिसे टाला नहीं जा सकता। The attitude we take toward unavoidable suffering. अच्छा, लोगोथेरेपी व्यक्ति को भविष्य की ओर देखने, जिम्मेदारियां स्वीकार करने और जीवन के हर क्षण में मौजूद अर्थ की संभावनाओं को पहचानने में मदद करती है। ये मानती है कि अर्थ बाहर से थोपा नहीं जा सकता, उसे खोजना पड़ता है। और इसी से जुड़ा हुआ उनका आध्यात्मिक स्वतंत्रता का विचार है, स्पिरिचुअल फ्रीडम। ये सुनने में थोड़ा गूढ़ लगता है, इसका क्या मतलब है? आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मतलब है मनुष्य की वो अद्भुत आंतरिक क्षमता जिसके तहत वो बाहरी परिस्थितियों जैसे बीमारी, नुकसान, कैद या आंतरिक स्थितियों जैसे डर, लालच, निराशा के दबाव के बावजूद अपने जीवन का अर्थ और अपना रवैया चुनने के लिए स्वतंत्र है। ये हमारी चेतना का वो केंद्र है जहां हम बाहरी प्रभावों से ऊपर उठकर निर्णय ले सकते हैं। अच्छा। फ्रैंकल के लिए यही चीज इंसान को जानवर से अलग करती है। परिस्थितियां हमें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन वो हमें नियंत्रित नहीं कर सकती जब तक हम उन्हें ऐसा करने की अनुमति ना दें। ये स्वतंत्रता हमेशा, हर पल हमारे पास होती है। हमेशा, हर पल, यही हमारी असली ताकत है। ये विचार आज के समय में जब बहुत से लोग चिंता, तनाव, अकेलापन और एक तरह की उद्देश्यहीनता या खालीपन महसूस करते हैं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रासंगिक और जरूरी लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि बाहरी सफलता और सुख सुविधाओं के पीछे भागते हुए हम शायद उस गहरे अर्थ की तलाश को भूल गए हैं जिसके बारे में फ्रैंकल बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से फ्रैंकल का काम हमें एक जरूरी याद दिलाता है कि सच्चा संतोष और लचीलापन सिर्फ बाहरी उपलब्धियों या भौतिक सुखों से नहीं आता। ये तब आता है जब हम अपने जीवन में अर्थ ढूंढते हैं, जब हम अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं, जब हम खुद से बड़े किसी उद्देश्य से जुड़ते हैं और जब हम अनिवार्य दुख का सामना साहस और गरिमा से करते हैं। हाँ। उनके विचार आज भी मनोचिकित्सा, परामर्श और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में बेहद प्रभावशाली हैं। वो हमें दिखाते हैं कि मानवीय आत्मा में कितनी गहराई और शक्ति छिपी है। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो फ्रैंकल का संदेश यही है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो जाए, हाँ, हमारे पास हमेशा एक चुनाव रहता है। हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे, हम अपनी पीड़ा को क्या अर्थ देंगे। बिल्कुल, चुनाव हमेशा हमारा है। और यही अर्थ खोजने की क्षमता, यही आंतरिक स्वतंत्रता हमें न केवल जीवित रहने में बल्कि मुश्किलों के बावजूद एक सार्थक जीवन जीने में मदद करती है। एकदम सही कहा। ये स्वतंत्रता और अर्थ खोजने की क्षमता ही
शायद हमें सही मायने में इंसान बनाती है। इस पूरी गहरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में घूम रहा है। हाँ, पूछिए। अगर फ्रैंकल और उनके साथी कैदियों नरक जैसी सबसे अंधकारमय परिस्थितियों में भी प्रेम, सौंदर्य और उद्देश्य के क्षण ढूंढ सकते थे, तो क्या ऐसा नहीं कि हम अपनी रोजमर्रा की तुलनात्मक रूप से आरामदायक जिंदगी में अनगिनत छोटे छोटे अर्थों को रोज अनदेखा कर देते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचार करने लायक सवाल है। शायद काम पर किसी सहकर्मी की ईमानदारी से की गई मदद, हाँ, अपने बच्चों के साथ बिताया गया वक्त जिसमें हम पूरी तरह मौजूद हों, सुबह की पहली चाय का सुकून, किसी अजनबी की मुस्कान, किसी अच्छी किताब में खो जाना। बिल्कुल, या प्रकृति की साधारण सी सुंदरता को निहारना, इन सब में गहरे अर्थ छिपे हो सकते हैं। शायद असली चुनौती बड़ी त्रासदियों में अर्थ ढूंढना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की साधारणता में छिपे असाधारण अर्थों को पहचानना और उनकी सराहना करना है। अगर हम ऐसा करना सीख जाएं, तो शायद जीवन के प्रति हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाए और हमें उस खालीपन का एहसास कम हो जिसकी शिकायत आज आम है। बिल्कुल, शायद यही रास्ता है। वाकई ये सोचने और अमल करने वाली बात है। आज इस गहन विषय पर इतनी गहराई से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।